अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग और आज बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं जी। पूरे दिन की अगर हम अहम तरीन ख़बरों का अहाता करें तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में अमन जिरगा हुआ है। मादनियात जो है वो सूबा निकालेगा या वफाक निकालेगा, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐवान में कौमी असम्बली में डंके की चोट पर कहा है कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम जो है वो ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन अब ये भी आवाज़ें गूंज रही हैं कि 28वीं तरमीम भी आएगी, जिसमें एनएफसी और दीगर जो मामलात इसमें रह गए हैं 27वीं आईनी तरमीम में उन पर बात होगी और वो चीज़ें टर्न होंगी। और 28वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ज़राए कह रहे हैं वो हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो नाराज़ हो जाएगी और फिर सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई देती, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन सबसे पहले 27वीं आईनी तरमीम तो मंजूर हो गई। आज हमने देखा वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले नवाज शरीफ जो हैं बड़ी एमरजेंसी में आए, वो इरफान सदीकी के जनाजे में तो शरीक नहीं हो सके, लेकिन आज वो फातिहा खानी के लिए सेनेटर इरफान सदीकी के घर गए और उसके बाद वो आए वोट पोल करने कौमी असम्बली में, जहां पर जो है तरामीम जो 27वीं आईनी तरमीम की है वो पेश की गई। और उजलत में सेनेट से जो बिल पास कराया गया उसमें भी कुछ बहुत सारे लकूनाज और कुछ ऐसी चीज़ें रह गई जिस पर रिजल्टमेंट पैदा हुई। पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कौन होगा वो भी तय किया गया और दोबारा ये तरामीम शामिल करके ईवान से कौमी असम्बली के मंजूर कराया गया। हमने देखा जो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग अरकान थे जो कि शायद सेशन में, चूँकि अवाम की अगर हम फलाह बहबूद की बात करें उसके लिए जो सेशंस होती हैं उसमें तो वो तशरीफ़ नहीं ला पाते हैं ना साजी तबीयत की वजह से, लेकिन जाहिर है ये इतनी अहम तरीन उनके लिए तरामीम थी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह है वो व्हील चेयर पर तशरीफ़ लाए। जिस तरह से हमने देखा कि एक रोज़ पहले सेनेट से ये जो तरमीम है मंजूर हुई थी तो सेनेटर इरफान सदीकी के बारे में मुबैना तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा था कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन इस चीज़ को छुपाया गया ताकि सेनेट की कार्रवाई जो है वो मुलतवी न करनी पड़े। इन सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए हम सिर्फ आपको ये समझाना चाहते हैं कि जब अवाम का कोई फ़ायदा होगा अवाम के मफाद में, तो हमें कोई बीमार एमएनए या एमपीए या फिर सेनेटर मुतलका उनके जो ऐवान हैं उनमें आते हुए वो दिखाई नहीं देते। लेकिन हमने ये देखा है कि ये जब भी तरामीम इस लेवल की हो रही होती हैं तो फिर हर कोई, वो कहते हैं ना, शहीदों में लहू शामिल करने के लिए भी और वैसे भी अपनी कमिटमेंट्स को भी शो करने के लिए हर कोई, वो कहते हैं ना, सिट स्टैंड, और वो उसी तरह से फॉलो कर रहे होते हैं। अवाम ने देख लिया है इस मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम से अवाम का मुफाद, अवाम के जो मसाइल हैं शायद उन पर तो बात नहीं होती, लेकिन जो बड़े बड़े अशराफियाँ हैं उनके लिए तरामीम जो हैं वो घंटों में, दिनों में मंजूर और पास हो जाया करती हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने अपना जो ट्वीट किया है, अब आई डोंट नो कि वो खुद ट्वीट करते हैं या उनको लिख के दिया जाता है, उन्होंने इस्तिस्ना पे बात की है कि ये इस्तिस्ना जो है खिलाफ शरिया है। अब देखना ये है कि जुल्माए कराम जो है छोटी छोटी बातों पर भी बोलना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, क्या वो इस पर बात करते हैं कि नहीं करते। बात यह है कि जब किसी को भी किसी के भी काम की वजह से इज्जत और रुतबा दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके बाद वो कोई भी कुछ क्राइम कर ले तो उसका वही रुतबा और इज्जत की वजह से उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। एनीवेज ये बहुत डिबेटेबल बात है, लेकिन इस्तिस्ना पे काफ़ी तनकीद हो रही है कि ये इस्तिस्ना की जो शिक है ये क्यों डाली गई है। और ख़ास तौर पर ये बात हो रही थी, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सदर के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इस्तिस्ना की शिक ऐड करवाई है, ये ना भी कराते तो क्या था, और ये सारे मामलात। लेकिन बहुत सारी मीम्स हमें बनती दिखाई दी हैं सोशल मीडिया पर कि जिस जरदारी को कहते थे पीएमएलएन वाले कि हम सड़कों पे घसीटेंगे, दे आर करप्ट, और जिस तरह से कब कोई कुछ कहता था कोई कुछ कहता था, अभी वो सदर मुमलिकत हैं, तो जिस तरह से पीएमएलएन ने उन्हें इस्तिस्ना दिया है तो एक तो चीज़ वाजे हो गई है इनके डूइंग और सेइंग में जो कॉन्ट्रडिक्शन है पीएमएलएन के, क्योंकि एक तरफ ये वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे और आज जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें साफ नज़र आ रहा है कि जब आपकी, वो कहते हैं ना, कि बुनियाद ही सही नहीं होगी, कि इलेक्शन धांधली ज़्यादा होगा, सीटें चोरी शुदा जो होंगी, फिर अवान में जो हैं रिजर्व सीट्स किसी और की आपको मिल जाएंगी, तो फिर आप वही करेंगे जो आपको कहा जाएगा। और उसी हुक्म की पासदारी करते हुए जो नवाज शरीफ हैं जो कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, वो आज पार्लियामेंट में नजर आए। और जिस तरह से बिहेव किया गया उनकी सिक्योरिटी ने सेनेटर अफनानुल्लाह के साथ, वो भी एक बहुत काबिल तशवीश बात थी, क्योंकि सेनेटर अफनानुल्लाह वो हैं जिनके वालिद ग्रामी जो हैं पीएमएलएन के बड़े दाए थे, सीनियर रहनुमा थे, और उनकी डेथ के बाद से डॉक्टर अफनानुल्लाह जो हैं जो पीएचडी हैं आईटी में, उनको ये सेनेटरशिप जो है ऑफर की गई थी। और आप देखिए किसी भी पार्टी में पढ़े लिखे लोगों का होना एक अच्छी बात है, लेकिन
وہ لیڈرشپ سے جو ان کی قربتیں ہیں شاید اس کا معیار کچھ اور ہی ہے. وہ صرف شیک ہینڈ کرنا چاہتے تھے, نواز شریف کو ہائی ہیلو کرنا چاہتے تھے سینیٹر عفنان, یا پھر وہ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوں گے, لیکن جس طرح سے سیکورٹی نے دھکے دیے ان کو, وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ جان کر افسوس اس سینس میں ہوا کہ سینیٹر مشاہد اللہ خان مرحوم جو تھے, اگر کوئی عوام کی بات ہوا کرتی تھی تو کبھی بھی ان کو عوامی ایشوز پر کوئی بھی پرچی تھماتا تھا نا, صحافی میرے سمیت اینی ون, بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے ان کو کہا سر آپ ایمان میں بات کریں, ہماری آواز اٹھائیں, اور آپ لوگ یقین کیجئے کہ وہ بات کیا کرتے تھے. آج انہی کے بیٹے کو جس طرح سے نواز شریف کی پارٹی میں جو عزت احترام ملنا چاہیے وہ نہیں مل پایا ان کو. ایون کہ آئی ٹی کے اگر وزارت کی بھی بات کر لیں تو جو شزا فاطمہ خواجہ ہیں, خواتین کو آف کورس ہونا چاہیے وزارتوں پر, میں اس کی حامی ہوں, لیکن سینیٹر عفنان اللہ جو ہیں وہ آئی ٹی میں پی ایچ ڈی ہیں لیکن وہ وزیر نہیں ہیں. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی آپ کی لابی ہوگی, پھر آپ کے پاس وہ ڈگری ہو نہ ہو, آپ کے پاس کوئی ادر ارریلیونٹ ڈگری بھی ہو, تو اگر آپ منظور ہیں, اگر آپ قبول ہیں, تو پھر آپ کو وزارتیں بھی مل جاتی ہیں, پھر آپ کا وہ کہتے ہیں نا آسانیاں آ جاتی ہیں آپ کے لیے. تو شاید سینیٹر عفنان کے برے دن ہیں, اور یہ برے دن میرے خیال میں اگر یہ جو بادشاہت کے رویے ہیں سیاسی جماعتوں میں جب یہ ختم ہو جائیں گے تو ڈیموکریٹک ویلیوز آ جائیں گی, تو پھر وہ ختم ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اس سے آگے بڑھ جائے تو جو خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے جو جرگہ ہوا ہے جس میں 20 سیاسی جماعتوں نے شرکت کی ہے, اس میں سب نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کو اعتماد میں لیے بغیر کسی بھی قسم کی جو صوبے میں ہلچل ہے یا آپریشن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جو الیکٹڈ لوگ ہیں, عوام کے نمائندے ہیں, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. جرگہ میں بہت اہم ترین جو باتیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں اعلامیہ کے بعد سے. تو اگر ہم آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے ایک تو ظاہر ہے پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ دہشت گردی جو ہے وہاں پر صوبے میں اس کی مذمت کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی جو ہے اس کو اعتماد میں لے کر جو کارروائی ہے وہ کی جائے. پھر متفقہ قراردادوں پر فوری طور پر جو صوبائی اسمبلی میں پیش کی جاتی رہی ہیں ان پر عمل کیا جائے. پولیس اور جو سی ٹی ڈی ہے وہ داخلی سلامتی کی قیادت کریں گے, ان کو یہ رول جو ہے دیا جائے. تو اس سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 245 کے تحت جو فوج طلب کی جاتی ہے تو صوبہ خیبر پختونخوا یہ بھی چاہتا ہے کہ وہاں کی جو مقامی پولیس ہے یا جو ان کے وسائل ہیں وہ اس کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بروئے کار لائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پولیس ضرورت کے مطابق آئینی اداروں سے ظاہر ہے وہ معاونت طلب کر سکتی ہے. حکومت صوبے میں امن و امان کی جو مخدوش صورتحال ہے اس میں خاص طور پر مالی معاونت جو ہے جو صوبے کے صوبائی محکمے ہیں خیبر پختونخوا کے ان کو فراہم کرے. پتہ خوری اور غیر قانونی محصولات کا خاتمے کے لیے ایک مربوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. شورش زدہ علاقوں میں معدنیات غیر قانونی جو ان کی نکاسی ہے وہ ختم کی جائے, یہ بہت بڑا ایک مطالبہ ہے. پھر خیبر پختونخوا کو جاری سیکورٹی اداروں کی جو کارروائیاں ہیں قانونی بنیادوں کے بارے میں معینہ مدت میں ان کیمرہ بریفنگ کی ڈیمانڈ کر دی گئی ہے اس امن جرگے میں. اور صوبائی سطح پر امن کے جو فورم ہیں, صوبائی سطح پہ کہنے کا مقصد یہ کہ لوکل سطح پر لوکل جو پیس لیڈرز ہیں, کمیونٹی پیس بلڈرز ہیں, ان کو شامل کیا جائے. شہری سطح پر پولیس, کنٹونمنٹ اور بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کی ہم آہنگی کے لیے چیک پوسٹوں کے خاتمے کے لیے بھی کوئی منصوبہ بندی جو ہے وہ بنائی جائے. اور مقامی حکومتوں کا استحکام اور مالی تحفظ کے لیے آئینی ترمیم کی جائے. صوبائی فائنانس کمیشن کو قومی فائنانس کمیشن کے ساتھ منسلک کر دیا جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اعلامیہ میں یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ امن جرگہ یہ صوبائی حکومت اور جو صوبائی اسمبلی ہے ایکشن پلان یہ مل کر ترتیب دے. ایسا نہیں ہے کہ جو وفاق ہے وہ خود سے ترتیب دے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کر دے. پاک افغان بارڈر کو تجارت کے لیے پھر فور کھولا جائے, یہ بہت بڑا مطالبہ ہے. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی بہت ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا, جس میں ادویات بھی شامل ہے, ہندوستان سے لینے کا اعلان کر دیا ہے طالبان رجیم نے. تو اگر پاکستان کی یہ والا ٹریڈ کا بارڈر بھی بند ہو جاتا ہے, ہندوستان کے ساتھ آلریڈی ہماری کشیدگی ہے, تو پھر صورتحال پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاک افغان خارجہ پالیسی میں وفاق جو ہے صوبائی حکومت سے مشاورت فوری طور پہ کرے. پاک افغان جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لیے مؤثر سفارتکاری کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا جائے جو کہ ماضی میں ایک رول نبھاتے رہے ہیں اور ابھی بھی وہ نبھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امن جرگہ یہ بھی تجویز کرتا ہے کہ وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان جو تناؤ ہے وہ کم کیا جائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی جب سے منتخب ہوئے ہیں ایز اے وزیر اعلیٰ, تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. یہ ایک بات اس بات پہ بھی مہر لگاتی ہے کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے, وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے, تو ان کی تو ملاقات ہو جاتی تھی. جب ایون کہ جن وکلاء کی لسٹ دی جاتی تھی ان کی بھی ملاقات نہیں ہوتی تھی, تو علی امین گنڈا پور کے لیے دن رات فیسیلیٹیشن ہو جاتی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ سہیل آفریدی کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہے آئینی مدت کے مطابق وہ بلایا جائے, جو کہ نہیں بلایا جا رہا. یہ تمام جرگے کے وہ اہم ترین نکات ہیں جو کہ صوبے کی بہتری کے لیے آج 20 سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں. سہیل آفریدی نے, پی ایم ایل این, اے این پی,
पश्तून कौमी वतन पार्टी समेत मतलब पीटीआई भी थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, गवर्नर भी उसमें शरीक हुए, और ये खुशाइन बात थी कि हमें ऑन बोर्ड नज़र आए खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए। अगर इसी तरह से जो लीडरशिप है वो वहाँ के मुकामी अवाम के मसाइल के हल के लिए इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, उन मसाइल पर गुफ्त शिनायत करेगी, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल का हल निकल सकता है। अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये जिरगा हुआ है, इसके जो अहम तरीन नुकात हैं उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। इसके साथ साथ जी आर्टिकल 243 में जो तरामीम है वो मंजूर हो गई हैं। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर हुई है। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ जो फ्लीट है उसका रैंक, मरात और वर्दी जो है वो ताहयात रहेगी 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक, और फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट जो हैं वो आर्टिकल 47 में दर्ज तरीकाकार के अलावा उनको हटाया नहीं जा सकेगा। इसके साथ साथ कौमी असम्बली ने ये जो तरमीम मंजूर की है इसमें 2/3 अक्सरियत से, ये नेशनल असम्बली से भी मंजूर हो गई है, और इसके लिए 234 अरकान ने वोट दिए हैं, 4 अरकान ने मुखालफत में वोट दी, और वो JUIFA थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नारेबाजी की, नामंजूर के नारे लगाए, ना वो भागा, ना वो गद्दार इमरान खान के बारे में कैदी नंबर 804 समेत उनके पोस्टर्स लेकर आए हुए थे, उन्होंने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सेनेट में भी हमें यही मंजरनामा नज़र आया था। इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, क्योंकि जो पहला मसवदा सेनेट से पास हुआ था उसमें ये एक इब्हाम रह गया था, तो बाकायदा दर्ज किया गया है, और जो अभी आईनी बेंच के सरबराह हैं और चीफ जस्टिस हैं याहिया आफरीदी, उन्हीं को चीफ जस्टिस रखा जाएगा मौजूदा जो भी टेनोर होगा। इसके साथ साथ जजेस की सीनियरिटी जो है वो बरकरार रहेगी, लेकिन फिर अगेन 27वीं आईनी तरमीम पर अवाम ये सोच रहे हैं, अवाम ये सूंघने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इतनी जल्दी सारा एहतमाम हुआ है इसमें हमारा क्या फ़ायदा, हमें क्या मिलेगा। तो मेरे ख्याल में अवाम को वही जो अपनी मेहनत मजदूरी है वो जारी रखनी है। अवाम के लिए इन तरमीम में शायद वो अशराफिया को तो एड्रेस करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अवाम को अपने जो मसाइल हैं वो अपने ताईं हल करने होते हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, तालीम, इन सब पर फोकस करना वैसे ही रहेगा। लेकिन हमने देख लिया है कि जो नुमाइंदे अवाम के नाम पर वोट लेकर आते हैं वो शायद किसी और के कहने पर तो उसी तरह से एक्ट करते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल के लिए, चाहे वो स्कूलों की बुरी हालत है, तालीम के बुरे हालात हैं, या माँ और बच्चे की सेहत के मसाइल हैं, या फिर ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद और बुरे रवैयों की अगर हम बात कर लें, पाकिस्तान में बच्चों के जो बहुत सारे मसाइल हैं उन पर बात कर लें, तो हमें ये अवान जो है उस तरह गूंजता हुआ दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि जो इंसानी हकूक़ का कमीशन है, ख़वातीन का कमीशन है, या फिर दीगर जो कमीशंस बनाए गए हैं, बहुत सारे लोग एडहॉक बेसिस पे सर्व कर रहे हैं। NCSW की चेयरपर्सन ताहाल अपॉइंट नहीं हो सकी हैं कि इंसानी हकूक़ कमीशन जो है उसकी भी पोस्ट वेकेंट होने जा रही है कुछ ही दिनों में, और ये नवंबर में लास्ट जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी। राबिया जवेरी आगा जो चेयर कर रही हैं इंसानी हकूक़ के कमीशन की। तो अवाम के जो मसाइल है, अवाम के जो इदारे हैं, उनकी तो ये सूरत हाल है, लेकिन जहाँ पर किसी और को या दूसरों को या इशराफिया को बेनिफिट करना है, वहाँ पर जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है वो ना तो अपनी तबीयत ख़राब देखते हैं और वो व्हील चेयर का सहारा लें या किसी तरह भी उनको आना पड़े, वो ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। तो मेरे ख्याल में अवाम को भी सोच लेना चाहिए कि ये निज़ाम हमारे लिए है या किसी और की फैसिलिटेशन के लिए ये है। अगर इस सवाल का जवाब जब मिल जाएगा तो मेरे ख्याल में इस पार्लिमानी निज़ाम से जो थका हुआ एक आम पाकिस्तानी है वो कुछ और सलूशन चाहता है, और आने वाले दिनों में और आने वाले वक्त में और मुस्तकबिल करीब में मुझे लगता है कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है ये पाकिस्तान को उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो मेरे ख्याल में हम किसी और निज़ाम की तरफ भी जा सकते हैं। फर्दर क्या होगा और हम कब किस निज़ाम की तरफ किस तरह जाएंगे और कल की क्या अपडेट्स होंगी, आपको हम अपडेट करते रहेंगे। माइनस न्यूज़ को फॉलो करते रहिए।